सभी को नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका कक्षा 12 की इतिहास की ऑनलाइन क्लास के अंदर। इतिहास के अंदर पाठ 5 जिसका नाम है उपनिवेशवादी आक्रमण, उसका जो मुख्य बिंदु जो हमने पढ़ा है 1857 की क्रांति का स्वरूप, कारण एवं परिणाम। तो पाठ में यही टॉपिक आपका रखा गया है और उसी के अकॉर्डिंग जो 1857 की क्रांति स्वरूप और कारण परिणाम में से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसी के ऊपर ये वीडियो है वो बनाया गया है। तो प्रश्न जो महत्वपूर्ण थे उसी के अकॉर्डिंग लिए गए हैं। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या जैसे यहाँ 10 लिखा हुआ है तो आप 1 करिए और इसके बाद सीरियल वाइज जितने भी प्रश्न आपके बनते हैं उस अकॉर्डिंग सीरियल डालते जाइए। तो हमारा पहला प्रश्न है इसके अंदर कि 1857 का संघर्ष किसके नेतृत्व में किया गया था। तो उत्तर है 1857 का संघर्ष मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में किया गया था। इसकी कमान है वो शुरुआती दौर में बहादुर शाह जफर ने संभाली थी, जो कि दिल्ली के मुगल बादशाह थे। फिर 1857 की क्रांति को किन इतिहासकारों ने मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया है। तो इसमें सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर, जो कि दोनों ही यूरोपियन इतिहासकार हैं या यूरोपियन अधिकारी थे, और 1857 की क्रांति को इन्होंने मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया है। मैलिसन व कुपलैंड भी इसी मत का समर्थन करते हैं। दक्षिण भारत के 4 प्रमुख केंद्रों के नाम बताइए जहां 1857 की क्रांति की घटनाएं घटित हुई थी। तो उसमें नाम आता है तंजौर, मालाबार, यहाँ पे मालाबार कर लीजिए आप, मालीबार लिखा हुआ है, उचित शब्द नहीं है। तो मालाबार, मदुरई और कोचीन, ठीक है। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण कौन सा था, यह कारण बताइए। तात्कालिक कारण यानी इमरजेंसी जिसे कह सकते हैं कि ऐसा कौन सी घटना अचानक से घटी ऑन स्पॉट जिसके कारण अचानक से क्रांति है वो घटित हुई। तो उत्तर बनता है कि 1857 में मेरठ छावनी में सैनिकों को बंदूकों में प्रयोग करने के लिए चर्बी वाले कारतूस है वो दिए गए थे। अपना धर्म भ्रष्ट होने के भय से हिंदू और मुसलमान सैनिकों ने इनका प्रयोग करने से इनकार कर दिया और वो विद्रोह पर उतारू हो गए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में नेतृत्व करने वाली 2 महिलाओं के नाम बताइए। तो यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई है और बेगम हजरत महल। देखो, रानी लक्ष्मीबाई जो कि झांसी की थी, झांसी की महारानी थी, और पति गंगाधर राव के मरने के बाद है झांसी का विलय है वो अंग्रेज करना चाहते थे या कर लिया था, जिसके कारण झांसी की रानी ने विरोध किया। और बेगम हजरत महल जो कि अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी, और जब अवध के नवाब को कुशासन के आरोप में हटा दिया गया था तब उसने विरोध किया था। साथ में इनका पुत्र था बिरजिस कद्र, जिसे लखनऊ का नवाब है वो बनाया गया था, जिसका नाम था बिरजिस कद्र। ये भी बेगम हजरत महल के साथ में था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1857 की क्रांति के सामाजिक कारण बताइए। अब सामाजिक कारण क्या होता है, यानी समाज में घटित घटनाएं जिससे समाज प्रभावित हो रहा था। तो हम कारणों को देखते हैं। देखिए, अंग्रेज जाति भेद की भावना से प्रेरित थे। जाति भेद यानी भेदभाव करते थे, ऊंच नीच का भेदभाव था। भारतीयों को घृणा की दृष्टि से देखते थे, नफरत की दृष्टि से देखते थे, और अंग्रेजों का भारतीयों के प्रति व्यवहार वो हमेशा अपमानजनक था। यानी वो हमेशा उनके साथ उनका नजरिया है वो बहुत ही छोटा था, संकीर्ण नजरिए से वो भारतीयों को देखते थे, उनका जब तक अपमान भी करते थे। रेलवे की प्रथम श्रेणी में भारतीयों के लिए यात्रा करना वर्जित था, यानी भारतीयों के लिए कई बंदिशें भी लगा रखी थी। वे अंग्रेजों के साथ किसी भी प्रकार के सामाजिक उत्सवों में भाग नहीं ले सकते थे। यानी वो अगर किसी भी प्रकार के अंग्रेजों के लिए उत्सव चल रहा है तो ऐसे में भारतीयों को यहाँ इन्विटेशन नहीं होता था, ये भाग नहीं ले सकते थे। यूरोपीय व्यवसायों द्वारा संचालित होटलों और क्लबों में भी भारतीयों का प्रवेश है वो वर्जित था। पाश्चात्य शिक्षा नीति ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया था। यानी नई अंग्रेजी व्यवस्था नीति या अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू हो गई थी, जिससे भारतीय शिक्षा व्यवस्था जो कि संस्कृत विद्यालय वगैरह चलते थे या जो कि हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति थी उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया था या अस्त व्यस्त कर दिया था। उनकी शिक्षा नीति का उद्देश्य शासन के लिए लिपिक तैयार करना और काले अंग्रेज तैयार करना। लिपिक तैयार करना यानी बाबू जो कि ऑफिस में
काम कर सके, और काले अंग्रेज तैयार करना यानी अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से उन्हें अपने प्रति वफादार बनाना, और वो थोड़ी अंग्रेजी बोलने वाले और अंग्रेजों के प्रति अंग्रेजों के जैसा आचरण करने वाले लोग हुआ करते थे, क्योंकि उनको अंग्रेजी पढ़ने के बाद उनकी मानसिकता में काफ़ी परिवर्तन आ जाता था। अंग्रेजों ने इतिहास का अपने अनुकूल लेखन करवाया था, और आर्य आक्रमण, मूल निवासी, आर्य द्रविड़ जैसे भेद भी उन्होंने खड़े किए थे। अंग्रेजों ने जो है लेखन करवाया, उसके अनुसार आर्य आक्रमण, मूल निवासी और आर्य द्रविड़, उन्होंने अपने आप को आर्य बताया था। मूल निवासी हम भारतीयों को बताया था, आर्य यानी खुद को आर्य, और द्रविड़ यानी जो है दस्यु जो होते थे वो भारतीयों को बताया था, काले और जो है भद्दे लोग जिसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर इनके माध्यम से उन्होंने भारतीय और खुद के मध्य एक भेद खड़ा कर दिया था। इसके कारण भी समाज में एक विकृति सी आ रही थी अंग्रेजों के प्रति, है वो घृणा की नीति भारतीयों के मन में भी पनप रही थी। तो उपयुक्त बातों से भारतीयों के हृदय में अंग्रेजों के विरुद्ध तीव्र रोष उत्पन्न हुआ। रोष यानी आक्रोश, जिसका परिणाम 1857 की क्रांति के रूप में निकला। अगला प्रश्न कि भारतीय सैनिकों द्वारा चर्बी वाले कारतूसों का विरोध क्यों किया गया। देखिए उत्तर बनता है आपका कि 1856 में भारत सरकार ने सेना में एनफील्ड राइफल, याद रखना है आपको, एनफील्ड राइफल जो कि नई राइफल है, करने का निश्चय किया, प्रयोग करने का। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को दांत से काटना पड़ता था, और इस समय यह अफवाह फैली कि इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है। यानी उससे पहले ब्राउन बेस नाम की जो है राइफल चलती थी, ब्राउन बेस, ठीक है, ये बंदूक थी। लेकिन बाद में एनफील्ड राइफल जो है अंग्रेजों ने शुरुआती दौर में इसको लाया, और इसमें जो कारतूस डाला जाता था उसमें गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। और इसको इतिहासकार जॉन केई और लॉर्ड रॉबर्ट्स ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया, अर्थात ये सत्य था, उन्होंने इस चीज़ को माना है। सैनिकों ने इनको प्रयोग करने से इनकार कर दिया। उनकी यही धारणा बन गई कि अंग्रेज हिंदू और मुस्लिम दोनों का ही धर्म प्रस्तुत करना चाहते हैं। चर्बी लगे कारतूसों की घटना ने विद्रोह की चिंगारी सुलगा दी, और उससे जो धमाका हुआ उसने अंग्रेजी शासन की जड़ें हिला दी, अर्थात संपूर्ण भारत में फिर क्रांति है वो फूट गई। अगला प्रश्न कि उत्तरी भारत में क्रांति के प्रमुख केंद्र के नेतृत्व करने वालों के नाम बताइए। कि उत्तर भारत में कौन कौन से लोग थे जो नेतृत्व करता थे, तो हम नाम देखते हैं। देखिए नेतृत्व करता, दिल्ली में बहादुर शाह जफर था, ठीक है, जो दिल्ली का बादशाह था, मुगल बादशाह, अंतिम मुगल बादशाह कह सकते हैं हम। अवध में बेगम हजरत महल जो कि वाजिद अली शाह की जो है पत्नी थी। और कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे थे। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी, बिहार में कुंवर सिंह थे, और आउवा जो कि राजस्थान में है यहाँ के ठाकुर खुशहाल सिंह थे। रुहेलखंड में अहमदुल्ला और मेवात में सदरुद्दीन जो है वो क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। तो ये आ जाता है, प्रश्न आ जाता है कि किन्हीं 4 नेतृत्वकर्ताओं के नाम बताइए, या नाम बताइए, या झांसी से कौन था, या बिहार से कौन था, या आउवा से कौन था, या ठाकुर खुशहाल सिंह कहाँ के थे, या नाना साहब या तात्या टोपे ने कहाँ से विरोध किया। तो इस तरह से प्रश्न है, घुमा फिरा के आते हैं, तो आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए कि 1857 की क्रांति की असफलता के 2 प्रमुख कारण बताइए। कि क्या वजह रही कि क्रांति असफल रही। तो हम कारणों की असफलता के देखते हैं। पहला कारण आता है कि क्रांति को पूर्व योजना अनुसार जो है 31 मई 1857 के दिन एक साथ शुरू करना था, लेकिन मेरठ में 10 मई 1857 को तय समय से पूर्व क्रांति प्रारंभ हो गई। पहले से ही हमें पता है कि मेरठ के अंदर, उससे पूर्व बैरकपुर छावनी में हुई थी, मंगल पांडे के द्वारा विरोध किया गया था, लेकिन मेरठ में जब यहाँ पे सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का विरोध करना शुरू कर दिया, और साथ में उन्होंने एनफील्ड राइफल का प्रयोग भी मना कर दिया, जिसके कारण यहाँ पे अचानक से जो है छावनी के अंदर विद्रोह का जो है ज्वाला भड़क गई, चिंगारी भड़क गई, और उसके बाद ही जो क्रांति 31 मई को होनी थी वो 10 मई को मेरठ के अंदर हो गई, ठीक है। ऐसी दशा में अलग अलग समय और स्थानों पर हुई क्रांति का दमन करने में अंग्रेज सफल हो गए। अगर यही क्रांति संपूर्ण भारत में एक साथ होती तो अंग्रेजों को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती, या हो सकता है कि अंग्रेजों को यहाँ पे सफलता नहीं मिलती। लेकिन ये चूँकि 20 दिन पहले ही ये क्रांति प्रारंभ होगी, जिसके कारण सारा ताना बाना है वो उलट पुलट हो गया। हर कोई लड़ रहा था अपने अपने स्वार्थ के लिए, और ऐसे में कोई भी उचित नेता है यहाँ पर नहीं था। तो बहादुर शाह एक वृद्ध और कमज़ोर शासक था।
यानी बादशाह कहने को तो दिल्ली का बादशाह था, संपूर्ण भारत का बादशाह था, लेकिन फिर भी जो है वो वृद्ध और कमजोर शासक था। नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, वाजिद अली शाह, बेगम हजरत महल और कुंवर सिंह, बख्त खां, अजीमुल्ला आदि के हाथ में विद्रोहियों की बागडोर थी। वे अपने उद्देश्य पर भी दृढ़ थे, किंतु उनमें आपसी समन्वय और नेतृत्व का अभाव था। हर एक अपने अपने स्थान से लड़ रहा था, अपने अपने लिए लड़ रहा था, और ऐसी स्थिति में यहाँ पर ये सब अपने अपने क्षेत्रों के प्रमुख नेता थे। बागडोर इनके हाथ में थी, जनता का जो है साथ भी इनको मिला हुआ था, लेकिन फिर भी ये सब नेता आपस में कहीं न कहीं इनकी जो है उलझने थी, या आपस में इनके अंदर जो है समन्वय नहीं था। अगला प्रश्न आता है कि 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा क्यों दी गई है? तो 1857 की क्रांति में राष्ट्रीय विद्रोह राष्ट्रीय भावना के कारण ही सभी वर्गों के लोगों ने बिना भेदभाव या मतभेद के आपसी वैमनस्य को भुलाकर, वैमनस्य यानी शत्रुता, किसी प्रकार का दुश्मनी भुलाकर अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने का सामूहिक प्रयास है वो किया, जो राष्ट्रीय विद्रोह की श्रेणी में आता है। इसलिए विद्वानों ने इस विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा है वो दी। नेक्स्ट कि 1857 की क्रांति के पश्चात सैनिक क्षेत्र में हुए सैनिक परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए कि कौन कौन से परिवर्तन हुए थे क्रांति के पश्चात। ये ध्यान रखना है, क्रांति के बाद का कारण है वो उनको बताना है। 1857 की क्रांति का प्रारंभ सैनिक विद्रोह के रूप में हुआ था, अतः क्रांति के पश्चात सेना के पुनर्गठन के लिए निम्नलिखित परिवर्तन किए गए। 1861 की सेना सम्मिश्रण योजना के अनुसार कंपनी की यूरोपीय सेना सरकार को हस्तांतरित कर दी गई। यहाँ पर जो कंपनी की जो सेना थी वो अंग्रेज सरकार ने सीधे अपने हाथ में ले ली। 1861 में पील कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार सेना में अब ब्रिटिश सैनिकों की संख्या है वो बढ़ा दी गई, क्योंकि उससे पूर्व भारतीय सैनिकों को ज़्यादा जो है संख्या भारतीय सैनिकों की भी थी, लेकिन फिर भी ब्रिटिश सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई कि कभी भी दोबारा से ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। सेना और तोपखाने के मुख्य पद केवल यूरोपियों के लिए आरक्षित कर दिए गए। जो बड़े अधिकारियों के पद वगैरह थे वो यूरोपियों के लिए रखे गए। इस बात का भी ध्यान रखा गया कि समुदाय या एक क्षेत्र के भारतीय सैनिक एक साथ सैनिक टुकड़ियों में न रहें, यानी भारतीय सैनिकों को एक साथ एक टुकड़ी में रखने या एक ही समुदाय, एक ही जाति धर्म के लोग हैं वहाँ पे न रहें। और इस प्रकार से अगर वापस कभी विद्रोह छिड़ता है तो ये वापस एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ है वो खड़े हो सकते हैं। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। देखिए कौन कौन से कारण थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में आते ही आर्थिक शोषण और राजनीतिक हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था। उनकी साम्राज्यवादी नीति व धन प्राप्ति के लिए किए गए शोषण से भारतीयों में रोष और असंतोष बढ़ता गया, जिसका परिणाम 1857 की क्रांति के रूप में सामने आया कि अंग्रेजों ने जो नीति अपनाई थी वो क्या थी? आर्थिक शोषण यानी अधिक से अधिक धन कमाना, राजनीतिक हस्तक्षेप करना। उन्होंने व्यापार करने के उद्देश्य से यहाँ भारत में कदम रखा था, लेकिन फिर भी उन्होंने आर्थिक शोषण किया और फिर यहाँ के आंतरिक मामलों में राजनीतिक हस्तक्षेप करना भी उन्होंने प्रारंभ कर दिया। और फिर साम्राज्यवादी नीति अर्थात अधिक से अधिक अपने साम्राज्य के विस्तार करना, भारत के कई भूखंडों के ऊपर अपना अधिकार करके वहाँ पर उन्हें अपने अंडर में लेना और फिर वहाँ पे अपना आधिकारिक क्षेत्र है वहाँ पे बना लेना। तो ये सारी नीतियाँ थी जिसके कारण भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति रोष है वो बढ़ता चला गया। तो क्रांति के प्रमुख कारण थे सामाजिक कारण, जिसमें अंग्रेजों की जाति भेद की भावना यानी अंग्रेज ऊंच नीच की भावना रखते थे। अंग्रेजों को भारतीयों के प्रति व्यवहार है वो अपमानजनक था, और साथ में सार्वजनिक स्थानों पर भारतीयों के साथ पक्षपात हुआ करता था। पक्षपात यानी जैसे रेल के डिब्बे में यात्रा नहीं करना, और साथ ही साथ जो है हमेशा अंग्रेजों के आने पर झुककर उन्हें नमस्कार करना। कई ऐसी घटनाएं, ऐसी नीतियां थी अंग्रेजों की जिसने भारतीयों को अंदर तक आहत कर दिया था। पाश्चात्य नीति का प्रसार, ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए सुधारात्मक कार्य जो कि परंपरावादी भारतीयों को पसंद नहीं आए थे। फिर धार्मिक कारण हम देखें तो धार्मिक कारणों में अंग्रेजों द्वारा पैतृक संपत्ति संबंधी कानून बनाए। पैतृक संपत्ति यानी पिता की संपत्ति में वारिस कौन बनेगा, जिसमें व्यक्ति ईसाई बनने पर पैतृक संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं होता था। जैसे अगर वो धर्म परिवर्तन कर लेता है
तो ऐसी स्थिति में अगर वो ईसाई भी बन जाता है तब भी उसके पिता की संपत्ति में उसका बराबर का अधिकार है वो रहेगा, और पहले ऐसा नहीं था। तो उन्होंने इस तरीके से जो है भारतीयों को जो है ईसाई बनाने के लिए इस तरह की लालच या इस तरह का कानून है वो बनाया। इससे हिंदू और मुसलमान दोनों ही अपने धर्म के प्रति खतरा भी अनुभव करने लगे थे। ईसाई मिशनरियों द्वारा आर्थिक प्रलोभन व अन्य उपाय से मतांतरण का नियोजित अभियान भी चलाया गया, यानी किसी प्रकार से उनको धन का लालच देना, प्रलोभन देना, इस प्रकार से वो आसानी से भारतीयों को, हिंदू और मुसलमान सभी को ईसाई बनाए चले जा रहे थे। 1813 में पारित अधिनियम द्वारा ईसाई पादरियों को मजहबी प्रचार की स्वीकृति भी मिल गई थी, जिसके कारण वो हर जगह जाकर कई एरिया में जाकर वो भारतीयों को है मतांतरण करवाते थे या ईसाई बनाते थे, और इस प्रकार से इसके कारण भी भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति है वो घृणा की भावना या रोष या आक्रोश उत्पन्न होने लगा था। ईसाई साहित्य का विद्यालय और छावनियों में वितरण की ईसाई पुस्तक, धार्मिक पुस्तकें हैं वो यहाँ भारतीय विद्यालयों और छावनियों में बांटा जाता था, जिससे लोग उन्हें पढ़ने के बाद उनके मन में जो है कई प्रकार के चेंजेज आए, उसके बाद वो आराम से मतांतरण कर सकें। तो ये कहीं ना कहीं अंग्रेजों की चाल थी, जिससे वो या मिशनरियों की चाल थी, जिसके कारण वो भारतीयों का धर्म परिवर्तन करना चाहते थे। भारत के मंदिरों और मस्जिदों पर अंग्रेजों द्वारा कर लगा दिया जाना। पूर्व में ऐसी परिस्थितियां नहीं रही थी, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने भारतीय मंदिरों और मस्जिद, जो दोनों ही हिंदू और मुसलमानों की जो धार्मिक स्थान होते थे, उनके ऊपर उन्होंने जो है टैक्स या कर लगा दिया, जिससे भी भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति है वो जो है आक्रोश उत्पन्न हुआ। राजनीतिक कारणों में अगर हम देखें तो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि की नीति, जिसमें भारतीय शासकों के साथ संधि करना और उनकी शर्तों के अनुसार उनको चलाने के लिए प्रेरित करना, यानी सहायक संधि की शर्तें जो है, सहायक संधि भी जो है भारतीय शासकों के लिए घातक सिद्ध हुई थी, और बैठे बैठे जो है उनका साम्राज्य है वो अंग्रेज ऐसे अपने इलाके में मिला रहे थे या अपने साम्राज्य में मिला रहे थे, उनकी कमजोरियों को जान रहे थे। दूसरा, लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति, जिसमें डलहौजी का वाक्य था कि ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, जो कि उन्होंने अवध के लिए कहा था। तो ऐसे लॉर्ड डलहौजी की जो राज्य हड़पने की नीति, तो उन्होंने कुशासन के आधार पे, संतान नहीं होने के आधार पे, दत्तक पुत्र गोद नहीं लेने के आधार पे, अनेक तरह की नीतियों के आधार पे उन्होंने जो है साम्राज्यवादी नीति को अपनाया था, और फिर भारतीय शासकों के राज्य को उन्होंने हड़पने की नीति अपनाई थी, और उन्होंने बहुत से राज्यों को हड़पा भी, और इसी वजह से वाजिद अली शाह के ऊपर जो अवध का नवाब था, और 1856 में अवध का विलय किया, और उसके बाद वाजिद अली शाह को बंगाल निर्वासन हेतु भेज दिया। उनकी पत्नी बेगम हजरत महल ने इसका विरोध किया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हमारे सामने जीता जागता उदाहरण है, जिन्होंने दत्तक पुत्र गोद लिया था, लेकिन अंग्रेजों को ये सब स्वीकार नहीं था, और गंगाधर राव की मृत्यु के बाद जो है झांसी की हड़प की नीति है लॉर्ड डलहौजी की ही साम्राज्यवादी नीति का परिणाम थी। तो ये अनेक प्रकार की ऐसी घटनाक्रम थे जिसके कारण भारतीय शासकों में विरोध उत्पन्न हुआ था, या भारतीय जनता में जो है अंग्रेजों के प्रति जो है कह सकते हैं रोष उत्पन्न हुआ, आक्रोश उत्पन्न हुआ। भ्रष्टाचार व कुशासन का आरोप लगाकर अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया गया। अंग्रेजों को मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के प्रति भी उनका व्यवहार है वो अपमानजनक था। बहादुर शाह जफर जब शासक बने थे तो अंग्रेजों ने जो है उनको नजराना भेंट नहीं किया, उनके दरबार में उपस्थित नहीं होना, उनके प्रति अपमानजनक व्यवहार, तो ये सारी घटनाक्रम भी कहीं न कहीं मुसलमानों के मन में, जो कि उनके बादशाह थे, तो उनके प्रति अंग्रेजों का व्यवहार है वो क्रोध उत्पन्न कर रहा था। तो ये इस प्रकार का घटनाक्रम भी उचित नहीं था। अंग्रेजों की भ्रष्ट शासन और न्याय व्यवस्था, इसके अलावा 1833 के चार्टर एक्ट के प्रावधान में बिना भेदभाव के सार्वजनिक सेवाओं में नियुक्ति की नीति का अंग्रेजों द्वारा पालन नहीं करना। हालांकि उन्होंने नीति में तो ये कहा था कि वो इनका पालन करेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने छोटे छोटे पद है वो भारतीयों के लिए रखे, और जो बड़े अफसरी पद थे, बड़े बड़े पद थे, उन्होंने वो अपने लिए ही सुरक्षित रखे थे, और भारतीयों को सिर्फ छोटे छोटे पदों पर नियुक्त किया था। उनकी आय में भी काफ़ी फर्क था कि जहाँ यूरोपीय लोगों को वेतन ज़्यादा दिया जाता था, वही भारतीयों के वेतन में बहुत अधिक कमी हुआ करती थी। तो इस प्रकार से यहाँ पर कई उनकी नीतियाँ थी, जिसके कारण भारतीय के मन में अंग्रेजों के प्रति जो है विरोध की भावना है वो उत्पन्न हुई। अब अंग्रेजों ने इस नीति के जरिए जो है भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग वगैरह चलते थे, उसका भी पतन होने लग गया था। तो अंग्रेज़ों ने बहुत अधिक इनके साथ लूट मार की, कर की दरें हैं वो बढ़ा ली,
भू राजस्व की अधिकता और वसूली में सेना का प्रयोग, जहाँ पे लोगों ने जब अंग्रेजों को कर नहीं दिया या टैक्स वसूली में अंग्रेजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, तो एक तो उन्होंने भू राजस्व की दरें बहुत अधिक बढ़ा रखी थी और दूसरी जब कोई नहीं दे पाता था तो वो सेना का सहारा भी लेते थे। भारत में निर्मित माल के निर्यात पर अधिक कर एवं इंग्लैंड से आने वाले माल पर न्यूनतम आयात कर उन्होंने लगा रखा था कि अगर कोई भी भारतीय व्यापारी है अपना माल है वो अगर इंग्लैंड या बाहर जाता था बेचता था तो वहाँ पे अंग्रेज है उनसे 75, 72, 70 इतना अधिक कर है परसेंट है वो कर लिया करते थे। और वहीं अगर इंग्लैंड से बनकर तैयार माल भारत में आता था तो उससे उस पर बहुत ही न्यूनतम आयात कर है हुआ करता था। तो ये भी भारतीयों के मन में विरोधाभास था कि ऐसा क्यों हो रहा है। औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप मशीनों के प्रयोग के कारण कुटीर उद्योगों का नाश हुआ। कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई थी। औद्योगिक क्रांति के कारण कई मशीनों का आविष्कार हुआ था और मशीनों के माध्यम से कई नई नई वस्तुओं का उत्पादन होने लगा था। अब यहाँ पर उन्होंने इन मशीनों का प्रयोग है वो भारत में भी कर दिया या भारत में भी ये मशीनें ले आए, जिसके कारण भारतीय कुटीर उद्योगों का नाश हो गया। जो कि यहाँ पे पहले हथकरघा, हस्तशिल्प और दस्तकला इनके उद्योग थे, वहाँ पे यहाँ के भारतीय जो है छोटे छोटे कारीगर है वो विनाश के कगार पर पहुंच गए। और ये भी कहीं न कहीं भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति क्रोध का एक जो है कह सकते हैं स्वर था। भारतीय धन संपदा द्वारा अंग्रेजों द्वारा लगातार शोषण करना भारतीयों का उद्देश्य था, अंग्रेजों का उद्देश्य था भारत में साम्राज्यवादी नीति का प्रसार प्रचार करना, साथ में यहाँ पर अधिक से अधिक धन कमाकर इंग्लैंड की तरफ ले जाना। तो उन्होंने धन का निष्कासन है वो इंग्लैंड की तरफ किया था और यहाँ पे इन्होंने भारतीय लोगों की सुविधाओं का कोई ध्यान नहीं रखा था, बल्कि यहाँ पर इन लोगों के ऊपर, भारतीयों के ऊपर उन्होंने अत्याचार ही अत्याचार किए थे। सैनिक कारणों को अगर हम देखें तो सैनिक कारणों में आता है सैनिकों के प्रति उनका व्यवहार कैसा था। देखिए, पदोन्नति के संबंध में भारतीय सैनिकों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता था। यूरोपीय जो सैनिक होते थे उनको जल्दी पदोन्नति दे दी जाती थी, उनको वेतन अच्छा दिया जाता था। 1856 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा सामान्य सेना भर्ती अधिनियम पारित हुआ, जिसमें सैनिकों को समुद्र पार जाने का प्रावधान था। कि उसने आदेश निकाला था लॉर्ड कैनिंग ने कि अगर किसी भी भारतीय सेना को समुद्र पार अगर कहीं भी भेजा जाए तो उसको सैनिक होने के नाते इस चीज़ को स्वीकार करना पड़ेगा। यानी कि बंगाल की खाड़ी पार करके उसे दूसरे देशों में भेजा जा सकता है, हिंद महासागर को पार करके कहीं और भेजा जा सकता है, अरब सागर को पार करके उन्हें विदेशों में भेजा जा सकता है किसी भी समय किसी भी युद्ध में। और ऐसे में भारतीयों को ये बड़ा थोड़ा अजीब था, क्योंकि उन्हें नौकरी भी करनी थी लेकिन उन्हें अंग्रेजों के आदेश की पालना भी करनी थी। 1854 में डाकघर अधिनियम के द्वारा सैनिकों को मिल रही निःशुल्क डाक सुविधाओं को भी उन्होंने अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया, जिसके माध्यम से उन्हें यहाँ पर भी टैक्स है वो चुकाना पड़ता था। तात्कालिक कारण में देखें जो कि ऑन स्पॉट जो घटित घटना है वो 1857 में मेरठ छावनी में सैनिकों को प्रयोग करने के लिए नए कारतूस दिए गए थे, जिन्हें प्रयोग करने से पहले दांतों से चबाना पड़ता था। ठीक है, दांतों से चबाना पड़ता था या दांतों से काटना पड़ता था। अफवाह ये थी कि इन पर गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई। अपना धर्म भ्रष्ट होने के भय से हिंदू और मुसलमान सैनिकों ने इनका प्रयोग करने से इनकार कर दिया और फिर वो विद्रोह पर उतारू हो गए। तो इस प्रकार से विद्रोह है वो हो गया। अगला प्रश्न कि 1857 की क्रांति का उत्तर व दक्षिण भारत में विस्तार का वर्णन कीजिए। 1857 की क्रांति पूर्व नियोजित एवं सोची समझी योजना का परिणाम थी। पूर्व नियोजित यानी पहले से ही जो है वेल प्लान्ड किसे कह सकते हैं, एक सोची समझी योजना का परिणाम थी जिनका नेतृत्व विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग नेताओं ने किया था। ये क्रांति संपूर्ण भारत में एक साथ 31 मई को होनी थी, परंतु चर्बी वाले कारतूसों की घटना से ये अपने निर्धारित समय से पूर्व 10 मई 1857 को प्रारंभ हो गई। चूँकि क्रांति मुख्य रूप से प्रारंभ कब हुई है? 10 मई 1857। आपको याद रखना है, 1 नंबर का प्रश्न आता है कि क्रांति की शुरुआत है वो कब हुई और कब होनी थी। सर्वप्रथम ये क्रांति मेरठ की बैरकपुर छावनी में अंग्रेजों द्वारा प्रारंभ की गई। तत्पश्चात सैनिकों ने सभी कैदी सैनिकों को मुक्त करवाकर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। उत्तर भारत में क्रांति का अगर विस्तार देखें तो दिल्ली में मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय या जफर ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व करना स्वीकार किया। उसे भारत का सम्राट घोषित किया गया। भारतीय नरेशों को संग्राम में सम्मिलित होने के लिए कई पत्र भी लिखे गए। अवध में विद्रोह है वो 4 जून को प्रारंभ हुआ था। बेगम हजरत महल ने अपने अल्पवयस्क पुत्र को नवाब घोषित कर अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ किया।
जमींदारों, किसानों और सैनिकों ने बेगम के नेतृत्व में विद्रोहियों का साथ दिया और अंग्रेज रेजिडेंसी में आग लगा दी, और जिसमें रेजिडेंस हेनरी लॉरेंस है वो मारा गया। कानपुर में नाना साहब थे, उन्होंने उनके सहायक अपने सहायक तात्या टोपे व अजीमुल्ला के प्रयोग से 5 जून 1857 को कानपुर को अंग्रेजों से मुक्त करा लिया। झांसी से 1857 के आरंभ में सैनिकों ने झांसी में भी विद्रोह कर दिया। यहाँ क्रांति का नेतृत्व करने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से जमकर लोहा लिया। ठीक है। बिहार के जगदीशपुर के जमींदार थे 80 वर्षीय कुंवर सिंह ने क्रांति का नेतृत्व किया और उन्होंने आरा जिले के आसपास के क्षेत्रों को अंग्रेजों से मुक्त करा लिया। राजस्थान में आउवा के ठाकुर खुशहाल सिंह थे और खुशहाल सिंह ने नसीराबाद, नीमच, एरनपुरा और अंग्रेजी छावनियों में क्रांति का बिगुल है वो बजाया था। रुहेलखंड में अजीमुल्ला ने क्रांति का नेतृत्व किया तो मेवात के सदरुद्दीन नामक किसान के नेतृत्व में यहाँ पर क्रांति हुई। जालंधर, अंबाला, रोहतक, पानीपत क्रांति के अन्य प्रमुख केंद्र थे। और अगर हम दक्षिण भारत में क्रांति के विस्तार को देखें तो दक्षिण भारत में गोवा, पांडिचेरी सुदूर दक्षिण तक रहा। महाराष्ट्र में रंगा बाबूजी गुप्ते थे जिन्होंने बिगुल बजाया और बेलगांव, सतारा, कोल्हापुर आदि स्थानों पर उसका नेतृत्व किया। सतारा और पंढरपुर में क्रांति का आरंभ हुआ। उसके बाद नासिक, रत्नागिरी और बीजापुर में भी क्रांति की घटनाएं हुई। गोलकुंडा में चिंता भूपति ने विद्रोह किया था। बेंगलोर में मद्रास सेना की 8वीं घुड़सवार सेना और 20 पैदल सेना ने बगावत की। उत्तरी अरकाट, तंजौर, वेल्लोर में जमींदारों ने अंग्रेजों के विरुद्ध है वो विद्रोह किया। इसके अतिरिक्त मदुरई, मालाबार, कालीकट, कोचीन, दमन और दीव में भी क्रांति के प्रमुख केंद्र रहे। तो ये था हमारा प्रथम भाग। नेक्स्ट हम अगले भाग के अंदर या इसका द्वितीय भाग है उसके अंदर अगले प्रश्नों को करेंगे, प्रश्न नंबर 19 से जो भी आपके नेक्स्ट होंगे उसके अंदर। धन्यवाद।